मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में भी हम यूएसए और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बारे में ही चर्चा करेंगे। पूर्व की भी 2 कक्षाओं में मैंने आपको यूएसए और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, अमेरिका और तृतीय विश्व को लेकर बातचीत की, चर्चा की। उन कक्षाओं में हमने तीसरी दुनिया के देश कहते किसको हैं और सामान्य रूप से कॉमनली इनमें जो विशेषताएं हैं उन पर बात की, और साथ ही बात की कि इनमें जो कॉमनली विशेषताएं हैं उसके साथ साथ जो विविधताएं भी सामान्य तौर पर हम देखते हैं या हमें देखने को मिलती है उसके बारे में बात की। इससे पूर्व की कक्षा में मैं आपको तृतीय विश्व के देशों में जो सामान्य रूप से विविधताएं पाई जाती है या देखी जाती है उस पर चर्चा कर रही थी, और तकनीकी खराबी के कारण वो वीडियो 1 या 2 विविधता पर डिस्कस करने के बाद बंद हो गया था। तो आज मैं पुनः इस क्लास में आपको संक्षेप में तीसरी दुनिया के देशों में जो विविधताएं पाई जाती हैं उस पर बताना चाहूँगी। उसके बाद जो अपना मेन टॉपिक है अमेरिका और तृतीय विश्व, उस पर हम आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे बच्चों। तो बच्चों, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, तीसरे विश्व के देश हैं, उनमें मुख्य रूप से जो विविधताएं पाई जाती हैं, भिन्नताएं पाई जाती है, असमानताएं पाई जाती है, वो मुख्य रूप से एक तो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से, यानी कहीं कुछ देशों में तो प्राकृतिक संसाधन भरमार हैं, प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, तो कुछ देश इससे बिल्कुल ही वंचित है। जैसे हम कह सकते हैं कि सूडान है, उसके पास नहीं के बराबर प्राकृतिक संसाधन है या बहुत ही कम प्राकृतिक संसाधन है उसके पास, जबकि नाइजीरिया को देखें तो वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। इसी तरह से जनसंख्या की दृष्टि से भी हम देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भी तीसरी दुनिया के देशों में काफ़ी विविधता है। कुछ देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या को मिला दें तो कुछ देश ही उसको कवर कर लेते हैं। इसी प्रकार से जातिगत दृष्टि से देखें, धर्म संप्रदायों की दृष्टि से भी देखें तो इस तीसरी दुनिया के देशों में काफ़ी विविधताएं, भिन्नताएं हम पाते हैं। साथ ही राजनीतिक विरासत, यानी इन तीसरी दुनिया के देशों को जो विरासत के रूप में राजनीति मिली है उसमें भी हम काफ़ी भिन्नताएं देख सकते हैं। जैसे कुछ देश तो कभी भी उपनिवेश रहे ही नहीं हैं, कुछ देश लंबे समय तक किसी का उपनिवेश या साम्राज्यवाद के अधीन रहे हैं, कुछ देश काफ़ी पुराने हैं, तो कुछ बिल्कुल ही नए नव स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक विरासत की दृष्टि से भी तीसरी दुनिया के देशों में विविधता देखी जा सकती है। इसके साथ ही हम बात करते हैं संस्कृति पे, तो संस्कृति की दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी इन देशों में काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं। कहीं पर पारंपरिक संस्कृति है तो कहीं आधुनिक, और कहीं पर पारंपरिक से आधुनिक की ओर अग्रसर होने वाली संस्कृति को हम पाते हैं या देखते हैं। इसके साथ ही शासन संबंधी भी विविधताएं इन देशों में देखने को मिलती है। जैसे कहीं लोकतंत्र है, कहीं सैनिक शासन है, कहीं राजतंत्र है आदि। और जो सबसे अहम विविधता हम इन देशों में पाते हैं बच्चों, वो है आर्थिक स्तर पर या आर्थिक व्यवस्था में, कि कई देशों की आर्थिक व्यवस्था तो पूरी तरह से आयात निर्यात पर निर्भर करती है, कुछ की विदेशी व्यापार पर निर्भर कर रही है। कई देशों के लोगों की आय में भारी अंतर है, जैसे सऊदी अरब वगैरह में। कुछ देश पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है, जैसे श्रीलंका वगैरह है, और कुछ देश
औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर हैं, दक्षिण कोरिया वगैरह। और कई देशों में तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में आज भी गतिरोध है, जैसे अफ़गानिस्तान आदि में। साथ ही कुछ देशों की अर्थव्यवस्था समय के साथ काफ़ी अधिक समृद्धशाली होती जा रही है, जैसे ब्राज़ील है आदि। तो इस प्रकार बच्चों विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विविधताएं हम इन तीसरी दुनिया के देशों में देख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम कि जो तीसरी दुनिया के देश है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये इनकी क्या भूमिका रहती है, या ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना कितना दखल रखते हैं बच्चों। तो मैं यहाँ पर सिर्फ उदाहरण देकर ही बताना चाहूँगी आपको। फिर अपन मुख्य जो अपना टॉपिक है अमेरिका और तृतीय विश्व और अमेरिका, उस पर बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहाँ तक भूमिका निभाने का सवाल है इन तीसरी दुनिया के देशों का बच्चों, तो उनके द्वारा एशियाई मैत्री सम्मेलन का आयोजन कर, जो कि उन्होंने 1947 में आयोजित किया था, और वहाँ पर एशियाई क्षेत्र से संबंधित समस्याओं पर व्यापक विचार विमर्श हुआ था। एशिया के विभिन्न देश के नेता इसमें शामिल भी हुए थे। मुख्य रूप से इस सम्मेलन में एशियाई देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर, आर्थिक विकास पर, प्रजातीय भेद यानी जातिगत जो भेदभाव होता है उस पर, और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों की विविध समस्याओं पर विचार किया गया था। इसके साथ ही बच्चों इस सम्मेलन में जो इंडोनेशिया में डच सरकार द्वारा सैनिक कार्रवाई की गई थी, उससे जो स्थिति पैदा हुई थी उस पर भी विचार किया गया था। यानी एशियाई मैत्री सम्मेलन में जो बात सामने आई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, वह कि एशियाई देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी मुद्दे पर एकमत हैं। दूसरा, बार्डुंग सम्मेलन 18 अप्रैल से 27 अप्रैल 1955 18 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चला, और 1955 में इसका आयोजन किया गया था बांडुंग में, जो इंडोनेशिया का एक शहर है बच्चों। यहाँ पर भी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हुए थे। और इसके भी दो महत्वपूर्ण मुख्य रूप से परिणाम देखने में आए कि जो विश्व राजनीति की समस्याएं हैं उनके प्रति इन तृतीय विश्व के देशों का दृष्टिकोण एक रहेगा। वह एक मत होकर विश्व राजनीति की समस्याओं के प्रति अपना नज़रिया रखेंगे या अपना दृष्टिकोण रखेंगे। और दूसरा यह कि पहली बार साम्यवादी चीन ने गैर साम्यवादी राष्ट्रों के साथ सद्भावना और मैत्रीपूर्ण विचार विमर्श को बनाए रखने के लिए, आप कह सकते हो, को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद बच्चों अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो कि नासिर नेहरू और टीटो द्वारा 1961 में यूगोस्लाविया का एक शहर है बेलग्रेड, वहाँ से इस सम्मेलन की शुरुआत की गई। और इसकी पृष्ठभूमि यह है बच्चों कि जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, वो विश्व में जो दो गुट थे, पूंजीवादी और साम्यवादी, उनमें से किसी के भी साथ नहीं जाना चाहते थे और अपनी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने की इच्छा रखते थे। उनके द्वारा इस आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई 1961 में बेलग्रेड में। इसका पहला सम्मेलन आयोजित करते हुए मुख्य रूप से इस आंदोलन की शुरुआत में नासिर, जो यूगोस्लाविया के थे,
मिस्र के थे, और टीटो जो युगोस्लाविया के थे, और नेहरू जो भारत से थे। तो नासिर नेहरू टीटो के द्वारा इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई, और इस प्रकार से तीसरी दुनिया के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी भूमिका को स्पष्ट करते हुए पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक तरह से आप कह सकते हो प्रभावित करने की कोशिश भी की। इसके साथ ही बच्चों, ग्रुप 77 नाम का एक संगठन है। इसमें 2/3 जो सदस्य हैं वो विकासशील राष्ट्रों में से हैं, और इसके द्वारा भी जो 2/3 जो सदस्य हैं वो विकासशील देशों से हैं, और अधिकांश जो इसके सदस्य देश हैं वो तीसरे विश्व के हैं। इस संगठन के द्वारा भी तीसरी दुनिया के राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न मसलों पर, जैसे नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग पर बल देना आदि को उठाने का काम कर रहे हैं। पुरजोर तरीके से ग्रुप 77 के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तीसरी दुनिया के देशों ने अपने आर्थिक हितों को समान बताते हुए संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था की संरचना में बुनियादी परिवर्तनों की मांग की, और इसी संदर्भ में नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की भी मांग की गई ग्रुप 77 के द्वारा। इसके साथ ही बच्चों G15 है, एशिया सुरक्षा सम्मेलन है, आदि कई ऐसे सम्मेलन और संगठन और संस्थाएं हैं जिसके द्वारा तीसरी दुनिया के देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की जो मांगे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से, या आप कह सकते हो तीसरी दुनिया के देशों की जो कॉमनली मांगे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को स्थापित करने हेतु, वो हैं कि ये सभी राष्ट्र एक तो नव उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इस तीसरी दुनिया के देशों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जिसको कि नव उपनिवेशवाद का नाम दिया गया है, उसका ये सभी राष्ट्र एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। दूसरा, ये सभी नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम किया जाए, कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर न हो, यानी कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में जो अंतर है उसको ख़त्म किया जाए, और साथ ही जो केवल विकसित राष्ट्रों को अनुकूल जो व्यापार की शर्तें हैं और इनके प्रतिकूल जो व्यापार की शर्तें हैं उनको हटाया जाए। और इन सब की मांग ये करते हैं नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना में। अगली जो इनकी मांग है वह है उत्तर दक्षिण संवाद को बढ़ावा दिया जाए। उत्तर से मतलब यहाँ पर विकसित राष्ट्रों से है, और दक्षिण से मतलब यहाँ पर विकासशील राष्ट्रों से हैं। तो तीसरी दुनिया के सभी राष्ट्र यह मांग कर रहे हैं कि उत्तर दक्षिण संवाद लगातार निरंतर जारी रहे, जिससे कि विकसित देश विकासशील देशों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सके, हर संभव उनकी आर्थिक मदद कर सके, और वहाँ पर यानी विकासशील राष्ट्रों में विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुदान सहायता निरंतर देते रहें। अगली जो मांग इन तीसरी दुनिया या तीसरे विश्व के देशों की है बच्चों, वह कॉमनली है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिकरण किया जाए, यानी यूएनओ तीसरी दुनिया के अधिकांश देश आप कह सकते हो कि यूएनओ के मेंबर है,
और इसके रहते ही वह चाहते हैं कि इसका लोकतांत्रीकरण हो। लोकतांत्रीकरण के तहत जो मुख्य मांग इनकी है वह है सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की, अर्थात सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्यों की जो दादागिरी चलती है वीटो के थ्रू, उसको कम करने के लिए तीसरी दुनिया के देश चाहते हैं कि इसका पुनर्गठन किया जाए और कुछ शक्तिशाली एशियाई राष्ट्र जैसे जापान है, भारत है, उनको भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया जाए ताकि ताकि ये देश सुरक्षा परिषद में उन 5 सदस्यों के साथ एक शक्ति संतुलन का काम करें। इसके साथ ही तीसरी दुनिया के देश विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि का भी पुनर्गठन चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से विकसित राष्ट्रों के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। तीसरी दुनिया के देशों की मांग है कि यह विकासशील राष्ट्रों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों का निर्माण करे, न कि विकसित राष्ट्रों की मंशा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी नीतियों को बनाए या लागू करें। तो थैंक यू बच्चों। अब अगली क्लास में हम अमेरिका और तृतीय विश्व पर चर्चा करेंगे।